गांव के एक कोने में एक बूढ़े किसान रामलाल दादाजी अपनी 8 साल की नातिन गुड़िया के साथ रहते थे। उनकी झोपड़ी कच्ची थी, खेत बंजर थे और उम्र के साथ शरीर भी कमजोर हो गया था, लेकिन उनके जीवन में सबसे अनमोल खुशी थी गुड़िया। रामलाल का बेटा जो शहर में मजदूरी करता था, एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। उसकी पत्नी भी गुड़िया को जन्म देने के बाद इस दुनिया से चली गई थी। अब इस दुनिया में रामलाल और उनकी प्यारी नातिन के अलावा कोई नहीं था। गर्मी का मौसम था। गुड़िया गांव की गली में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी सहेलियों के बालों में सुंदर सुंदर लाल रिबन बंधे थे। वह खुशी से उछलते हुए दादाजी के पास दौड़ी, जो खेत में हल चला रहे थे। दादा, मुझे लाल रंग की रिबन चाहिए, जैसे फूलवा की छोटी में लगी है। रामलाल के हाथ हल से रुक गए। उन्होंने अपनी फटी धोती से पसीना पोंछा और गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, अभी खेत में फसल ठीक से नहीं उगी है, थोड़ा इंतजार करो। जब हमारी फसल होगी तब मैं तुम्हें सबसे सुंदर रिबन लाकर दूंगा। लेकिन दादा, अगर बारिश नहीं हुई तो? अरे बिटिया, भगवान सब देख रहे हैं, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। उनकी जेब में मुश्किल से कुछ पैसे थे, लेकिन वे अपनी नातिन को मना भी नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई और रामलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। वे कमजोर हो चुके थे। भूख और मेहनत से उनका शरीर जवाब देने लगा। एक दिन वे खेत में काम करते करते गिर पड़े। गुड़िया दौड़कर आई और घबरा गई। दादा, दादा उठिए ना, आपको क्या हो गया? बेटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। दादा, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा अभी। बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर की फीस बहुत होती है। गुड़िया को समझ आ गया कि दादाजी की हालत बहुत खराब है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया की छोटी सी आंखों में आंसू चमक उठे। उस रात वह चुपके से गांव के बाजार की ओर चल पड़ी और नाई की दुकान पर पहुंची। नाई ने आश्चर्य से उसे देखा। उसकी नन्ही उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय था। नाई चौंक गया। उसने गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों में झांका, जो आंसुओं से भीगी हुई थीं। वह समझ गया कि यह मजाक नहीं था। चाचा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे? बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? क्यों? मेरे दादा बहुत बीमार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए दवा ले आऊँ। नाई की आंखें भी भर आईं। क्या दादा अब ठीक हो जाएंगे जब मैं ये पैसे ले जाऊंगी? बाल तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन दादा को दवा अभी चाहिए। दादी कहती थी कि सच्चा प्यार त्याग मांगता है। क्या मैं सही कर रही हूँ? सब मुझे बिना छोटी के देखेंगे, शायद मजाक भी उड़ाए, लेकिन अगर दादा मुस्कुरा दिए तो सब ठीक हो जाएगा। उसके आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो अपने अंदर से हिम्मत इकट्ठा कर रही थी। हर कट के साथ जैसे कोई रिश्ता टूट रहा था, पर वो जानती थी उसका ये बलिदान शायद किसी की जिंदगी बचा सकता है। उसने बिना कुछ कहे गुड़िया के लंबे घने बालों को धीरे धीरे काट दिया और उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए। गुड़िया ने उन रुपयों को मुट्ठी में भींच लिया और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंची। उसकी चोटी अब नहीं थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने अपने दादा को बचाने के लिए अपना सबसे अनमोल गहना कुर्बान कर दिया था। दादा, देखिए मैं दवाई ले आई, अब तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? रामलाल ने नजर उठाकर देखा। उनकी प्यारी गुड़िया के लंबे बाल अब नहीं थे। उनका दिल कुछ समझ पाता इससे पहले ही कांप उठा। बेटिया, तेरे बाल, तूने ये सब क्यों किया? कुछ नहीं दादा, बाल तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन आप तो ठीक हो जाएंगे ना? अरे बिटिया, तूने मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया, मैं क्या करूं अब? दादा, ये मेरा फर्ज था, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे बिटिया, तू दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गर्व भी। उन्होंने गुड़िया को प्यार से गले लगाया।
कुछ ही दिन बाद आसमान में बादल घिर आए, जोरदार बारिश हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए। रामलाल और गुड़िया मेहनत से खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई, अनाज बिका, पैसा इकट्ठा हुआ। एक दिन रामलाल गांव के हाट में गए और कुछ लेकर आए। जब वह घर पहुंचे तो गुड़िया आंगन में खेल रही थी। रामलाल धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और एक लाल रिबन निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ले बिटिया, तेरा लाल रिबन, अब तू सबसे सुंदर लगेगी। दादा, ये मेरे लिए? हाँ बिटिया, ये तेरे त्याग और मासूमियत का इनाम है। गुड़िया खुशी खुशी लाल रिबन अपने छोटे बालों में बांधकर आईने में खुद को देखने लगी और हंस पड़ी। दादा, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी जैसी लग रही है मेरी गुड़िया। उस दिन से उनकी झोपड़ी में सिर्फ संघर्ष ही नहीं बल्कि खुशी और अपनापन का उजास भी समा गया। हर सुबह जब वो खेत में दादाजी के साथ जाती तो उसकी चहकती हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती। लेकिन खुशियों की ये सुबह बहुत दिनों तक टिकी नहीं। किस्मत ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। गांव में शाम का समय दादाजी और गुड़िया आंगन में बैठे थे। अचानक गांव के चौधरी दौड़ते हुए आए। रामलाल भैया, बड़ी मुसीबत आ गई है। तहसील के लोग आए हैं, कह रहे हैं कि ये जमीन सरकार की है। वो लोग खेत खाली करवाने बोल रहे हैं। रामलाल चौंक गए। क्या कह रहे हो चौधरी? ये तो हमारे बाप दादों की जमीन है। हम तो यहाँ 50 साल से खेती कर रहे हैं। अब ये सरकार की कैसे हो गई? मुझे भी नहीं पता भैया, लेकिन तहसील वाला बाबू बोल रहा था कि तेरे नाम वाले कागज में कुछ गड़बड़ है। अगर 10 दिन में सही कागज नहीं दिए तो वो लोग खेत जब्त कर लेंगे। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। पास में खड़ी गुड़िया उन्हें देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी क्या हुआ? हमारा खेत क्यों ले जाएंगे वो लोग? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी परेशानी है, हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उनके दिल में तूफान उठ रहा था। अब आगे क्या होगा? उनकी जिंदगी की कमाई, उनकी गुड़िया का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग चुका था। गांव में हलचल मची थी। तहसील के बाबू और पटवारी गांव में आ गए थे। रामलाल के खेत पर सरकार कब्जा करने वाली थी। गांव वाले जमा हो गए थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। गुड़िया अपने दादाजी का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव के चौधरी जी भी वहां मौजूद थे। रामलाल, अगर जमीन के कागज हैं तो दिखाओ, नहीं तो सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, हमको नहीं पता कागज कहाँ है। ये तो हमारे बाप दादा की जमीन है। हम तो 50 साल से इसमें खेती कर रहे हैं। पटवारी ने मुंह फेर लिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। हमारा खेत क्यों ले रहे हो? हम तो रोज दादाजी के साथ इसमें काम करते हैं। हमारी माँ बाबूजी भी यही करते थे। अब हम कहाँ जाएंगे? भीड़ में खड़े कुछ गांव वालों की आंखों में गुस्सा था। गुड़िया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। गांव वालों का दिल पिघल गया। चौधरी जी आगे आए और रामलाल के कंधे पर हाथ रखा। ये तो गलत है। हम सब यहाँ मेहनत से जीते हैं। अब सरकार हमें ही भगा देगी। कागज पर्चा तो तहसील में कहीं दबा दिए जाते हैं। गरीब आदमी ये कहाँ से लाएगा? पटवारी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपना फैसला सुनाया। अगर 10 दिन में कागज नहीं मिले तो जमीन सरकार की हो जाएगी। रामलाल लड़खड़ा गए। गुड़िया ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। उसकी छोटी सी हथेली में जैसे कोई जादू था। दादाजी को गिरने से बचा लेती। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, लेकिन सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रात का समय था। रामलाल आंगन में चुपचाप बैठे थे। गुड़िया धीरे से उनके पास आई और उनके पास बैठ गई। दादाजी, अब हम क्या करेंगे? क्या हमारा खेत बच पाएगा? बिटिया, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं तुम्हारा खेत बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड़िया ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या उनका खेत बच पाएगा? रामलाल को कई रातों से नींद नहीं आ रही थी। उनके खेत पर खतरा मंडरा रहा था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन रामलाल
हार मानने वाले नहीं थे। क्या हुआ रामलाल भाई, रात भर सोए नहीं क्या? चौधरी जी, अब तो बस आपकी ही उम्मीद है। तहसील में कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, अब हम क्या करें? चौधरी बाबा, अगर हमारा खेत छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? दादाजी बहुत परेशान हैं। देखो रामलाल, तहसील में सब कुछ कागजों पर चलता है। अगर तुम्हारे पास सही कागज नहीं है तो खेत चला जाएगा, लेकिन एक तरीका है। क्या तरीका है चौधरी जी, जल्दी बताइए। मैं तहसीलदार से बात करूंगा, अगर कोई गवाह मिल जाए जो कहे कि तुम ही उस खेत में खेती कर रहे हो तो मामला रुक सकता है। रामलाल के चेहरे पर उम्मीद की झलक आ गई। गुड़िया भी खुश हो गई। दादाजी, मैं गांव के सब लोगों से बात करूंगी। सबको पता है कि वो खेत आपका ही है। हाँ बिटिया, सही कह रही हो। चलो देखते हैं कौन हमारे साथ खड़ा होता है। रामलाल और गुड़िया गांव में घर घर जाकर लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन सब डरे हुए थे। कोई भी तहसीलदार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। रामलाल भैया, हमें पता है कि वो खेत आपका ही है, लेकिन हम तहसील के खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे अपने जमीन के कागज भी उनके पास ही फंसे हैं। माफ कीजिए रामलाल काका, अगर हम कुछ बोले तो हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। रामलाल का चेहरा उदास हो गया, लेकिन गुड़िया हार मानने वाली नहीं थी। वो सीधे पंडित दीनानाथ के पास गई। पंडित बाबा, बताइए ना, क्या दादाजी बचपन से उस खेत में खेती करते आ रहे हैं या नहीं? हाँ बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे दादाजी के पिताजी भी उसी खेत में हल जोता करते थे। तो आप तहसील में गवाही देंगे ना? सच का साथ देंगे बिटिया, हम गवाही देंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। अब उनके पास उम्मीद की एक किरण थी। गांव में हलचल तेज हो गई थी। पंडित दीनानाथ के गवाही देने की बात चारों ओर फैल चुकी थी। कुछ लोग उनके साथ थे तो कुछ डर के मारे चुप, लेकिन रामलाल और गुड़िया अब पीछे हटने वाले नहीं थे। क्या बात है रामलाल, फिर से आ गए? पंडित दीनानाथ आगे बढ़े और तहसीलदार की आंखों में सीधे देखे। साहब, मैं इस गांव का पुराना आदमी हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये खेत रामलाल का ही है। वो बचपन से इसी खेत में मेहनत करता आ रहा है। कोई सबूत लाए हो क्या? सिर्फ गवाही से काम नहीं चलेगा, कोई लिखा पढ़ी का सबूत है? हमारे पास पुराना पट्टा था, लेकिन उसे किसी ने तहसील में ही गायब करवा दिया। साहब, मैं भी यही कहूंगा। मैं इस खेत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जमीन रामलाल के दादा के जमाने से उनकी ही है। अब तहसीलदार सोच में पड़ गए। अगर उन्होंने गलत फैसला किया तो गांव में हंगामा हो सकता था। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, अगर इतने लोग कह रहे हैं तो मैं खुद जांच करूंगा। रामलाल, तुम मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं पुराने कागज निकलवा कर देखूंगा। रामलाल और गुड़िया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। ये उनकी पहली जीत थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। रामलाल और गुड़िया एक साथ बैठे थे। दादाजी, क्या तहसीलदार जी सचमुच हमारे खेत को बचा पाएंगे? बिटिया, ईश्वर पर विश्वास रखो। जो सत्य है वही अंत में विजयी होता है। मुझे भी विश्वास है दादाजी, किंतु यदि कुछ अनहोनी हो गई तो हम पुनः संघर्ष करेंगे। जब तक तुम्हारे अधिकार की प्राप्ति नहीं हो जाती, हम रुकेंगे नहीं। ग्राम के चबूतरे पर तहसीलदार, पटवारी तथा कुछ ग्रामवासी उपस्थित थे। दूसरी ओर रामलाल, गुड़िया तथा अन्य ग्रामीण एकत्रित थे। हमने रात भर पुराने अभिलेखों की जांच की। एक अत्यंत प्राचीन दस्तावेज मिला है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह भूमि रामलाल जी के पूर्वजों की थी। महोदय, इस खतियान में रामलाल जी के दादाजी का नाम दर्ज है, अतः यह भूमि उनके अधिकार की है। यह सब झूठ है। यह हमारे खेत पर अधिकार जमाने की चाल है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ठाकुर साहब, सत्य का विरोध करना सरल है, परंतु उसे झुठलाना असंभव है। तहसीलदार महोदय, हमें न्याय प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं।
इस निर्णय में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह भूमि रामलाल जी की है। अब कोई विरोध स्वीकार्य नहीं होगा। ठाकुर रणवीर सिंह क्रोध में वहां से चला गया। रामलाल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु यह अश्रु हर्ष के थे। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। गुड़िया ने प्रसन्नता से दादाजी का हाथ कसकर थाम लिया। गुड़िया ने दादाजी को गले लगाया और पहली बार निश्चिंत होकर मुस्कुराई। गांव के लिए यह दिन एक नवीन युग की शुरुआत था। रामलाल और गुड़िया के सत्य और साहस ने समस्त ग्रामवासियों को यह सिखाया कि सत्य की कभी हार नहीं होती। दादाजी, अब तो हमारे खेत पर कोई विवाद नहीं रहेगा, है ना? हाँ बिटिया, अब हम चैन से खेती कर सकेंगे। मैं तो खेत में फूल उगाऊंगी, बड़े बड़े फूल। बिल्कुल बिटिया, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। रामलाल और गुड़िया अपने खेत पर पहुंचे। साथ में गांव के अन्य लोग भी आए थे। आज से हमारा खेत पुनः जीवंत हो। दादा, ग्रामवासी तालियां बजाने लगे। रामलाल ने हल से खेत जोतना आरंभ किया। गुड़िया भागते हुए आई और अपने नन्हे हाथों से बीज बोने लगी। देखिए दादाजी, यह मेरी मेहनत है। बिटिया, तुम्हारी मेहनत ही हमारा जीवन है। ठाकुर रणवीर सिंह अब कम ही दिखाई देते थे। गांव के सभी लोग एकजुट होकर रामलाल की सहायता करना चाहते थे। रामलाल भाई, अब तुम अकेले खेती नहीं करोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारे खेत को सजाएंगे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे यह पूरा गांव मेरा परिवार है। गांव ने एक नई दिशा पकड़ी थी। खेतों में पुनः हरियाली लौट आई थी। रामलाल और गुड़िया के चेहरे पर शांति और संतोष की मुस्कान थी। संघर्ष की भूमि अब विश्वास और प्रेम की धरती बन चुकी थी।